अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के उस फैसले को जो उन्होंने कल रात दिया। और वो फैसला नो डाउट पाकिस्तान की जो तारीख़ है, या आप कह सकते हैं कि जमहूरी तारीख़ है, उसमें एक स्याह बाब के तौर पर इसको देखा जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। कम अज़ कम मेरे जहन में तो अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि मौजूदा हालात में जो चीज़ें हम तवक्को कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से, मुझ जैसे कुछ नादान लोग जो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आएंगे तो तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको कम अज़ कम मसावी हकूक़ मिलेंगे और अदालतों की जानिब से उनको उस तरह के फ़ैसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह के बदकिस्मती के साथ माजी में हम देख चुके हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हों, चाहे वो साकिब निसार हों। लाख इख्तिलाफ से ही, मगर एक बात वाज़ेह है कि हम ये समझते थे, मुझ जैसे कुछ लोग ये समझते थे कि काजी फायज़ ईसा साहब इज़ डिफरेंट। वो कम अज़ कम इन तमाम तर चीज़ों से हट कर जो पार्लिमान की बालादस्ती है, जो सियासी जमातों के हकूक़ हैं, या इन तमाम तर मामलात में जहाँ पर जमहूरियत को किसी भी तरह से अगर शब खून मारा जाता है तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और कम अज़ कम उसकी तौसीक नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ अक्सर इस्टेब्लिशमेंट किया करती है, मुक़्तदर हल्के किया करते हैं। और नज़र यही आ रहा था कि एक वाहिद जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसको हम खुशकिस्मती करार दे रहे थे कि जो बाकायदा तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करने की एक हिम्मत रखता है, एक जुर्रत रखता है। एक ऐसा जज है जिसके मिजाज में शायद तलखी ज़रूर है, और हम उनके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनकी शख्सियत के, उन पर बात करते हुए हमेशा ये कहते थे उनको गुस्सा बहुत आ जाता है। और वो कम अज़ कम जो है आप कह सकते हैं कि आइन और कानून पर उनकी बड़ी ग्रिप है, और वो आइन और कानून से हटकर कोई फ़ैसला नहीं करते, और जो पॉपुलर डिसीजंस हैं वो नहीं करते। बड़े ही अपराइट जज हैं। बहुत सारी बातें शायद दुरुस्त होंगी, मगर हमारे तो बहुत सी मिथ्स जो हैं वो कल टूट चुकी हैं। कल कम अज़ कम हम ये नहीं समझ रहे थे कि, या तवक्को नहीं कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसा एक शख्स जिससे इतनी तवक्कुआत थी, वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से इस तरह बाहर करेगा जिस तरह हमने देखा माजी करीब में। बेशक उसकी मिसाल नहीं बनती, मगर साकिब निसार साहब के दौर में मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी इसी तरह का रवैया रखा गया था। मगर हम फिर अब देख लें कि बात इस नहज पर आप पहुँची है कि उस वक्त साकिब निसार साहब पर हम तनकीद किया करते थे और कहा करते थे उस वक्त काजी फायज़ ईसा को हमने एक अलग मिराज पर बिठाया हुआ था कि आज हम काजी फायज़ ईसा साहब को अगर रिलेट कर रहे हैं तो वो साकिब निसार साहब से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी काजी फायज़ ईसा साहब को देखना होंगी। और मैं अक्सर आजकल तो मैं काफ़ी इस मामले में मशहूर हो चुका हूँ कि लोग कहते हैं कि ये काजी फायज़ ईसा के अगेंस्ट इसका कोई बुग़्ज़ है और कोई शायद किसी एजेंडा के ऊपर ये इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता है। मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। वो लोग जो काजी फायज़ ईसा के आज भी सबसे बड़े हामी समझे जाते हैं, आज भी, यानी बहुत से हम जैसे लोग हैं जो अब शायद काजी फायज़ ईसा साहब की इस तरह अंधी तकलीद नहीं करते जिस तरह माजी में किया करते थे। वो लोग जो आज भी काजी साहब को एक मसीहा मानते हैं, वो भी अब उन पर तनकीद करने पर मजबूर हो गए हैं। और कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ बड़े सीनियर नामवर वकला हैं। मैं अगर सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब जो हैं हमारे सीनियर कुलीग हैं, उन्होंने अब से कुछ देर कबल एक कॉलम लिखा है और थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने लिखा है, उसका जो मतन है वो ये है, काजी का दूसरा चेहरा। वो लिखते हैं कि ये चीफ जस्टिस की कुर्सी में ऐसा क्या है कि उस पर बैठा शख्स एक जर्नैल की साजिश नाकाम बनाकर दूसरे जर्नैल की गोद में बैठकर कलकारियाँ मारकर खुश होता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से अपनी बरतरफी का बदला जनरल कियानी की गोद में बैठकर लिया, और आइन और सियासत को रुस्वा करने वाले साथी जज जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को बजा तौर पर जलील और रुस्वा किया, मगर साथ में जनरल कियानी को मजबूत बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी की हुकूमत और सियासतदानों को सो मोटो इख्तियारात के ज़रिए जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से और उनके बारे में मज़ीद लिखते हैं। फिर कहते हैं कि आज भी वही कुछ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान की मखलूत हुकूमत ने काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ या काजी फायज़ ईसा को ज़ाती तौर पर और इस मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसमें साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा
और बंदयाल टाइप जजों का घनौना किरदार रहा है। मगर अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या कर रहे हैं? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह मोइज़ाती बहाली के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी जस्टिस एजाजुल एहसन का सर तश्तरी में पेश किया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और साथी पीसीओ जजेस को इफ्तिखार चौधरी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। वैसे तो इस्तेमाल शुदा जजों के साथ जितना भी हुआ वो बहुत कम था, मगर फिर ये बहरहाल चीफ जस्टिस पर नई इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए सियासतदानों और सियासी जमातों को कमज़ोर करना अपना मजहबी फरीज़ा क्यों समझते हैं? बहाल शुदा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक लूमड़ी की मानंद इस्टेब्लिशमेंट के बूढ़े शहर के गार तक आसिफ जरदारी और सिविलियन हुकूमत को घेर कर लाया। बिल्कुल इसी तरह बहाल शुदा काजी फायज़ ईसा भी जस्टिस एजाजुल एहसन के सर को इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा समझकर अब इमरान खान और उसकी सियासी जमात और मुल्क की सियासी जमातों के अंदर भी इंजीनियरिंग की राह हमवार कर रहे हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भी अपनी शोहरत और अवामी मकबूलियत पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था, जिसका नतीजा उनके बेटे अरसलान के कारनामों की सूरत में सामने आया और काजी फायज़ ईसा भी इसी रास्ते पर चल निकले हैं। बल्ले के निशान पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के उस घुनौने प्रोपेगेंडे का बराह रास्त जवाब है जो उनकी हुकूमत में सदारती रेफरेंस के दौरान किया गया, तो दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की साजिश का हिस्सा भी है। एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ जो हुआ वो उनका अपना किया धरा ज़रूर था, मगर बतौर सुप्रीम कोर्ट और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने जिस तरीके से बल्ले के निशान के केस की समाअत की और दुनिया ने उसे बराह रास्त देखा, वो किसी तौर पर ज़ाती रंजिश और इंतकामी जज्बे से मुबर्रा नहीं था। आज का जनरल कियानी और इफ्तिखार चौधरी एक बार फिर आज के जरदारी के दर पे हैं। बहरहाल काफ़ी लंबी तहरीर है ये मतीउल्लाह जान साहब की, और उन्होंने काफ़ी खुलकर इसमें बातें की हैं। वो लिखते हैं कि काजी फायज़ ईसा का ये नया रुख शायद पुराना रुख क्या गुल खिलाएगा। ये चीफ जस्टिस की कुर्सी में ऐसा क्या चुपता है जो इसे इस्टेब्लिशमेंट के बूट में अपनी शक्ल तलाश करते रहने पर मजबूर करता रहता है। जालिमों, काजी हमारे हाथ से जा रहा है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने मिस की हैं और क्रक्स आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा मैं रीमा उमर साहिबा को तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया, इतना उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, मगर उनके बारे में एक राय है कि वो भी एंटी इमरान जो एक नैरेटिव समझा जाता है उसको टो करती हैं, और हमेशा से इमरान खान के हवाले से पीटीआई के लोग ये गिला करते हैं कि वो शायद एंटी इमरान बात करती हैं। मगर दूसरी एक शख्सियत हैं, वो हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन। बड़े नामवर वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और ये माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के वकील भी रह चुके हैं, और काजी फायज़ ईसा भी इनको काफ़ी हाई रेट करते हैं। मगर ये बड़े इंडिपेंडेंट सोच के हामिल वकील हैं। इन्होंने खैर ये फैसला आने से पहले बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने ये ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए जो डेमोक्रेसी को डायरेक्टली हिट करता है। वो ये कहते हैं, रीमा उमर साहिबा के मैं पहले आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को मुस्तरद करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने का एक हद से ज़्यादा ताज़ीरी रद्द-ए-अमल है। यह सियासी जमातों और सियासी शिरकत के हवाले से हमारे बुनियादी हकूक़ के कानूनी असूल के लिए बहुत बड़ा धचका है। उन्होंने इस फैसले को इंतहाई बदकिस्मती करार दिया है। फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इस पर तनकीद की है, अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 अब नया आर्टिकल 62(1)(f) बन गया है, और इसको इलेक्शन कमीशन अदलिया के ज़रिए नापसंदीदा समझे जाने वालों को सियासत से पाक करने के आले के तौर पर इस्तेमाल करेगा। फैसल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई के बल्ले के केस का फैसला बदनाम ज़माना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस की सफ़ में शामिल हो जाएगा, जिसने कानूनी तकनीकों की धुआं की स्क्रीन के पीछे छुपकर जमहूरी आइनियत को जानलेवा नुकसान पहुंचाया है। आज तारीख पूछेगी, क्या 2018 की सियासी इंजीनियरिंग 2023-2024 से मुख्तलिफ है?
अब ये तीन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बिलखसूस बैरिस्टर सलाहुद्दीन और फैसल सिद्दीकी साहब, बड़े अपराइट वकला हैं, इंडिपेंडेंट इनकी प्रैक्टिस है और हमेशा से ये लिखते भी हैं, डॉन के अंदर आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है, ये जो बातें कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी आज वो बातें करने पर मजबूर हो गए हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तनकीद हमने कम अज़ कम पहले नहीं देखी। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला और उस फैसले से भी ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत में दी हैं, कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। डॉन का एक एडिटोरियल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये लिखते हैं कि जस्ट डेज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड अ पास्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक फैसला ओवरटर्न किया है on the grounds that previously decided the matter had read into the constitution, के जो इजाफा किया गया आइन के अंदर उस वक्त जस्टिस बंदयाल ने जो फैसला दिया था ताहयात नाअहली का, उसमें उन्होंने आइन के अंदर रीड इन किया था, आइन में इजाफा किया था। ये कहना था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का। अब जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, सीमिंगली इस बेंच ने अब इसी तरह के एक ट्रांसग्रेशन जो ईसीपी की जानिब से की गई उसकी तौसीक कर रहा है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 62(1)(f) की कानून को सेट असाइड कर रहा है या उसके फैसले को सेट असाइड कर रहा है, अपने ही एक फैसले को, और दूसरी जानिब 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में इसी तर्ज पर एक और इलेक्शन कमीशन को रास्ता दिखा रहा है कि किस तरह जो सियासी रहनुमा हैं या सियासी हरीफ हैं या सियासी आपके बेसिकली जिनको आप चाहते हैं कि वो सियासत में ना हो, उनको एक रास्ता दे दिया गया है और ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है और बड़ी वजाहत होती है इसमें। उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने अपनी हुकूमत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाया था जो गलत फैसला था और उस वक्त भी इसको गलत कहा था, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने टेक्निकल बुनियादों पर इसी सियासी जमात को इलेक्शन से 4 हफ्ते पहले ख़त्म करके बज़ाहिर हिसाब बराबर कर दिया है। कार्रवाई के दौरान उनका गुस्सा और उनके रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन से भी आया हैं। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो ऑब्जर्वेशन जो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दौरान समाअत कमरा अदालत के अंदर दी। एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब तकरीर आई हुई, उन्होंने बात कही, जब इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि हम अमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों दयानतदारी या सच्चाई के साथ ये नहीं कहते या फ़ौज का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते। मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर आज पाकिस्तान में फ़ौज की मुदाखलत नज़र नहीं आ रही। आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि फ़ौज मुदाखलत कर रही है। आपकी दरख्वास्त पर हमने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिनों के अंदर इंतखाबात की तारीख दी। आपकी जमात खुश थी, सब खुश थे। आज पाकिस्तान के अंदर सब अच्छा है, आज पाकिस्तान के अंदर अदालतों तक रसाई हासिल है। ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा आज दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। जब आप हुकूमत में थे हमें वहाँ भी जाना होगा, यानी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही है उस पर आ रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं। जब आपको इलेक्शन कमीशन ने पहला नोटिस जारी किया, मीडिया में आकर इल्ज़ाम लगा देने से आईनी इदारे कमज़ोर होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इल्ज़ामात ना लगाएं। अगर इल्ज़ामात सच्चे हैं तो आप इल्ज़ामात लगाएं। जब आप हुकूमत में थे, इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस जारी किया था, हमें देखना होगा कि उस वक्त क्या बदनीति की गई। हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए पूरी टाइम लाइन देखना होगी। अचानक से ये इल्ज़ाम लगा देना कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होकर कुछ कर रही है, हम इस बात को भी यकीनी तौर पर सुनेंगे, मगर सवाल ये उठता है कि उन्हें उस वक्त ये सब कैसे मालूम था। इस इस्टेब्लिशमेंट पर उस वक्त आपका ये इल्ज़ाम नहीं होगा कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं जब आप हुकूमत में थे। अगर आप इसे ड्रामाई और सियासी रंग देना चाहते हैं तो पूरा मतन बयान करें या अपने केस को कानूनी या कानून तक महदूद रखें। नाज़रीन, ये हैं
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनके बारे में हम जैसे लोग गवाही दिया करते थे कि वो जमहूरियत पसंद हैं। और मेरी अभी बात हो रही थी मुख्तलिफ़ लोगों से जिनका ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना मुस्लिम लीग नवाज़, ना ही किसी फ़रीक से कोई ताल्लुक़ है, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं। वो ये कहते हैं कि एक जानिब एक जज जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक रेफरेंस आया, और मैं भी आज भी इस बात पर कायम हूँ कि वो रेफरेंस गलत था, बदनीति पर मबनी था, गो कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ नहीं था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। जो भी था हम ये समझते थे और हम मानते थे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट काजी फ़ाइज़ साहब को निकालना चाहती है, और हम आज भी समझते हैं कि ये गलत फ़ैसला था। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, गो के उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ख़ुद ही उनको तस्लीम कर रहे हैं अपना इस्तीफ़ा देकर, इस नहज पर, इस स्टेज पर आकर। वो एक अलग बहस है, मगर मैंने कम अज़ कम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस के मेरिट्स पर भी बात नहीं की। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक जज के ख़िलाफ़ इतनी शिकायत आ जाती हैं और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हरकत में आ जाती है। यही सब कुछ हुआ था काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में, और हमें ये तस्लीम करना होगा। अगर हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, या माजी में जो कुछ हो चुका है अगर वो गलत हुआ था और हम उस वक्त उसको सही कहते थे, तो आज हमें सबसे पहले उस गलत को भी गलत कहना होगा। अगर हम आज के गलत को गलत कहना चाहते हैं तो हमें माजी के भी गलत को गलत कहना होगा। अदरवाइज़ फिर ये पोलराइज मुआशरा है, जो हम सुनना चाहते हैं बस वही सुनेंगे और अपनी मर्ज़ी का सच सुनेंगे, तो ये बात फिर हमारी इसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस उस वक्त आया था वो बिल्कुल गलत था, वो नहीं आना चाहिए था। और मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, मैं उसके असरात की तरफ जा रहा हूँ, या उसके असल मुहर्रिकात की तरफ जा रहा हूँ। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इमरान खान साहब हो जाएं या आरिफ अलवी साहब हो जाएं, उनके हवाले से खुल्लम खुल्ला खतूत लिखे। हमने उन पर भी रिपोर्ट किया और बढ़ चढ़ कर बताया। उसके बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़ैसले भी दिए, कई नोटिस लिए, जब अपने इख्तियार में भी नहीं था नोटिस लेना उस वक्त भी नोटिस लिए। वो तरक्याती फ़ंड्स का मामला हो, ओपन कोर्ट के अंदर मोबाइल पर व्हाट्सएप रिसीव होने का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें। मॉरली मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके बारे में ये तासुर बिल्कुल वाज़ेह हो कि इस शख्स का एक सियासी जमात के साथ कोई फड्डा रहा है, मुखासमत, हामिद मीर साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको कम अज़ कम इस तरह के मुकदमात से भी फिर ख़ुद को साइड पर कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में और भी बड़े काबिल जजेज़ हैं जो इन तमाम तर मामलात को हैंडल कर सकते हैं, उन पर फ़ैसले दे सकते हैं। तो क्या ही अच्छा होता काजी फ़ाइज़ साहब ख़ुद को इस बेंच से अलहदा कर लेते और इमरान खान या बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ ये जो बल्ले का निशान का फ़ैसला है इसमें ख़ुद ना बैठते। तो यकीनी तौर पर फ़ैसला तो जो आज आया है वही आता, मगर काजी फ़ाइज़ साहब का एक नज़र आता कि वो ख़ुद नहीं चाहते कि वो इस तरह के केसेस में बैठ कर ये तासुर दें कि मैं शायद जानिबदार होकर फ़ैसले कर रहा हूँ। और अब जानिबदारी का एक जो पहले एक गलत फहमी थी वो अब दूर हो चुकी है। कम अज़ कम मेरी हद तक मैं तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हुआ हूँ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले से। हो सकता है मेरी इस राय से बहुत से लोग इख्तिलाफ़ भी करते हों और बहुत से लोग ये समझते हों कि जो फ़ैसला हुआ है बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, आइन और कानून की रोशनी में हुआ है। अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक चलें तो बेशक वो फ़ैसला दुरुस्त होगा, मगर फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी करनी है। हामिद खान साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कल दौरान समाअत कमरा अदालत के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए कि तारीख़ इस फ़ैसले को जज करेगी। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने शायद हामिद खान साहब की उस बात को सुना अनसुना कर दिया। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।